Good morning, dear student. Welcome to the class of economics. बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एसएसटी क्लास में इकोनॉमिक्स सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम इस लेक्चर सीरीज में 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन 12 लेक्चर में हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो आपके कमिंग एग्जाम में भी आएगा उसे डिस्कस करेंगे और उसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, मनी के बारे में आप जानते ही हैं कि मनी जो है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी जो गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज करने के लिए या गुड्स को सर्विस में एक्सचेंज करने के लिए बीच में मीडिएटर का काम करता है, उसे हम बोलते हैं मनी। मनी इज facilitating subject and a full of corticism. It is important to capture this element for the student. The history of the money and how various terms were used at different time is interesting story. At this stage of purpose is to allow student to realize the social situation in which these form and used modern form of money are linked to the banking system. This is the central idea of the first part of the chapter. ठीक है बच्चों, मनी एक जो है वो मनमोहक और कौतूहल से भरा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट के लिए इस एलिमेंट से उभरना इम्पोर्टेंट है कि जो मनी है उसकी जो हिस्ट्री है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग है। ठीक है, और जो एक रोमांटिक स्टोरी पेश करती है। इस स्तर पर ऑब्जेक्टिव यह है कि स्टूडेंट समझे और परखे कि किन सोशल कंडीशंस में करेंसी के कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होते हैं। करेंसी के मॉडर्न फॉर्म में जो बैंकिंग सिस्टम है उससे जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम यही कंसिडर करेंगे। इंडिया की जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कंप्यूटराइजेशन के रूप में करेंसी को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसके चलते स्टूडेंट के पास इस सब्जेक्ट को अपने आप अंडरस्टैंड करने के कई अपॉर्चुनिटी होती हैं, कई अवसर होते हैं। हमें करेंसी के वर्क पर फॉर्मली कंसिडरेशन करने की नीड है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। करेंसी की इवैल्यूएशन यानी करेंसी मल्टीप्लायर या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठाघान जैसे सब्जेक्टों को इस चैप्टर में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहे तो इन पर भी कंसिडरेशन कर सकते हैं। द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया वेयर द न्यूअर फॉर्म ऑफ मनी आर स्लोली स्प्रेडिंग विद कंप्यूटराइजेशन एंड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो करेंसी स्टॉक है वो जनता के पास कैसे करेंसी तथा बैंकों को इनकी जो डिमांड डिपॉजिट होती है उनसे मिलकर बना होता है। दिस इज अ करेंसी जिसका लोग अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करना होता है कि करेंसी सिस्टम सरलतापूर्वक काम करे। क्या होगा यदि गवर्नमेंट यह डिसीजन दे दे कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुछ करेंसी के नोट नई करेंसी के बदले जाने के लिए अमान्य हो जाएंगे। इंडिया ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के जो करेंसी नोट थे उन्हें लीगल टेंडर नहीं रहने दिया था, इलीगल टेंडर
अनाउंस कर दिया था, तो वो लोगों से यह कहा गया था कि वे इन नोटों को एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दे और बदले में 500 और 2000 के नए नोट ले ले। इसे ही डिमोनेटाइजेशन बोला गया था। ठीक है बच्चों, तभी से लोगों को लेन देन के लिए नकदी के स्थान पर, कैश के स्थान पर जो आपकी बैंक डिपॉजिट है उनका यूज करने के लिए मोटिवेट किया गया। अतः बैंक से बैंक ट्रांसफ़र, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, चेक, एटीएम कार्ड और दुकानों पर शॉप पर पॉइंट टू पॉइंट मशीन द्वारा नकदी रहित कैशलेस लेन देन की विधियों का उपयोग किया गया, मेथड का उपयोग किया गया। इसको लेन देन के लिए नकदी को आवश्यक कम करने के लिए इससे ये होता है कि आप कैशलेस अगर लेन देन करते हैं तो हमारा जो करप्शन है वो करप्शन भी धीरे धीरे कम होगा। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट को उन बड़े बड़े एरियाज में कोलाज बनाने के लिए कहा जा सकता है जिनमें कैश एवं कैशलेस लेन देन का यूज किया जाता हो। कौन सा ऐसा फील्ड है ये तर्कसंगत एवं वैधानिक है, सभी स्टूडेंट को यह बताना भी जरूरी है कि मौद्रिक लेन देन के लिए यानी मॉनेटरी लेन देन के लिए प्लास्टिक कार्डों का यूज भी किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप में करेंसी नहीं है। ठीक है बच्चे, साख यानी क्रेडिट इकोनॉमिक लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इसलिए इसे कंसेप्चुअल लेवल पर अंडरस्टैंड करना नीडेड है। चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम इस पर नज़र डालेंगे कि किसी क्रेडिट सिस्टम में किन पहलुओं को देखा जा सकता है और इसका लोगों पर क्या असर होता है। अपने आसपास के एरियाज में हजारों की तरह साख सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, इसलिए अच्छा होगा अगर स्टूडेंट के सर्कमस्टांसेस में एडिड क्रेडिट सिस्टम को जरिए उन्हें इसके विभिन्न डायमेंशन से रूबरू करा जाए। क्रेडिट से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी है कि सभी के सभी शर्तों पर हमें इस बात पर भी फोकस करना होगा कि लोगों को अधिकार है कि वो इसके बिना भी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। बहुत से नए प्रयास किए गए, नई कोशिश की गई, जैसे कि ग्रामीण बैंकों में, रूरल बैंकों में बैंकों के इंटरफेयर से स्टूडेंट को अवगत कराया जा सकता है, लेकिन ये है अंडरस्टैंड करना नीड है कि हमारे पास सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। हमें नए लॉजिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत है और इन सभी चीज़ों के आंसर ढूंढने की ज़रूरत है। इज इट क्लियर बच्चे? चलिए, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत। इस चैप्टर में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट रिलेटेड नेशनल सैंपल सर्वे, ग्रामीण जो आपके क्रेडिट है उस पर किए गए हैं। अखिल भारतीय ऋण निवेश सर्वेक्षण 2013 में NSSO के द्वारा चला गया था। रूरल बैंक पर यह जानकारी है कि आंकड़े और न्यूज़पेपर और वेबसाइट से ली गई है कि बैंक संबंधित आंकड़ों को विस्तृत जानकारी किसी विशिष्ट बैंक के बारे में जानने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह NSG इसे बोलते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG के आंकड़ों को भी किसी एग्रीकल्चर एवं ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। www.nabard.org के नाम से साइट दी गई है
बच्चों हमने देखा कि क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और उसे हम कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे मनी एंड क्रेडिट। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे हम देखेंगे अब। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो। द यूज ऑफ द मनी या मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बच्चे, मुद्रा और साख। द यूज ऑफ मनी स्पान ए वेरी लार्ज। करेंसी का यूज हमारी डेली लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से या हिस्सा है। करेंसी का जो यूज है वो हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए कि आप किसी एक दिन में करेंसी से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि करेंसी के जरिए गुड्स और सर्विस बेची जा रही है और परचेज की जा रही है और सेल की जा रही है। ऐसे कुछ लेन देन में करेंसी को एक्सचेंज करने की सर्विस भी दी जाती है, लेकिन कुछ मैटर्स में हो सकता है कि लेन देन होते टाइम करेंसी का कोई एक्सचेंज ना हो, केवल बाद में पेमेंट करने का प्रॉमिस हो। ठीक है बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि परचेजिंग के लिए के जरिए जो करेंसी है वो क्यों की जाती है? यानी इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो परचेजिंग है वो करेंसी के जरिए क्यों की जाती है? तो कारण बहुत सरल है, रीजन बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास करेंसी है वह इसका एक्सचेंज किसी भी गुड्स या सेवा या सर्विस को परचेज करने में आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई करेंसी के रूप में पेमेंट करना चाहता है, फिर भी उस करेंसी का यूज़ अपनी नीड के चीज़ों को परचेज करने के लिए करना होता है। अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए इसका उपयोग वह करता है, यूज करता है। एक शू प्रोड्यूसर का एग्जांपल देखते हैं। वह मार्केट में जूते को सेल कर शू को सेल कर वीट परचेज करता है और जूता बनाने वाला यानी शू मेकर पहले जूतों के बदले शू के बदले करेंसी लेता है और फिर करेंसी के बदले गेहूं को परचेज करता है। ठीक है भाई बच्चों, इज इट क्लियर? ओके। जरा सोचिए कि शू मेकर यदि बिना करेंसी के यूज किए शू को सीधे गेहूं से एक्सचेंज करता है तो उसको कितनी कठिनाई होती है। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो गेहूं बेचना चाहता है, वीट को बेचना चाहता है, बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता है। अर्थात दोनों के दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है बच्चों, चलिए एक व्यक्ति जो गुड्स बेचने का डिजायर रखता है वह दूसरा व्यक्ति उसे खरीदने की डिजायर रखता है, तो वस्तु यानी गुड्स एक्सचेंज सिस्टम में
जहाँ करेंसी का उपयोग किए बिना गुड्स का एक्सचेंज होता है वहाँ नीड को दोहरा यानी डबल कोइंसिडेंस होना पाया जाता है। जब बोलते हैं इसेंशियल फ्यूचर कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन सेंट्रल इसेंशियल फ्यूचर। ठीक है बच्चों, ये बात। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। In contrast, in an economy where money is used money by providing the crucial intermediate step, eliminating the need of double coincidence of wants, it is no longer necessary for the manufacturer to look for farmer who will buy this ant. इसकी तुलना ऐसी इकोनॉमी से कर सकते हैं जहाँ पर करेंसी का यूज होता है। करेंसी एक मीडिएटर की रोल प्ले करती है, आवश्यकताओं नीड के डबल कोइंसिडेंस का ज़रूरत को फिनिश करती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते बल्कि गेहूं को बेचे। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूं को बेचे। उसे केवल अपने जूतों के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसे जूते मुद्रा में बदल दिए जाए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य किसी गुड्स को परचेज कर सकता है। चूँकि गुड्स करेंसी एक्सचेंज सिस्टम में मध्यस्थता का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, तो इसे मीडियम विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है, इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ये आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे इसे। ठीक है बच्चों, लेट्स वर्क दीज आउट। आप करना काम, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब पढ़ते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। वी हैव सीन दैट मनी इज अ समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ। हमने देखा कि मुद्रा की करेंसी एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकती है। कॉइन्स में चलने से पहले तरह तरह की चीज़ें करेंसी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल में भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा करेंसी के रूप में यूज करते थे, और इसके बाद सोना, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम जैसे एलॉय का सिक्के चलन हुआ और जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। कल हम लोग देखेंगे करेंसी। आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।